हेलो दोस्तों, वन टाइम अगेन अक्की चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9 बुक का नाम गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 5, जिसकी हम अंतिम प्रश्नावली करने वाले हैं, मतलब एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज 5 के जो लास्ट में क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी वृत्त में केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सवाल पढ़ने के बाद जैसा जैसा सवाल हमें कहता है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें एक फिगर रेडी कर लेनी है। तो सबसे पहले इसने कहा है कि हमारे पास एक वृत्त है, तो हम पहले एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। और वृत्त के बाद ये कहता है केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है। तो केंद्र है हमारे पास, इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है। तो पहले हम जीवा बना लेते हैं। ये हमारी जीवा है और केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसका मतलब ये हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये हमारा 5 है। और यदि वृत्त की त्रिज्या 13 है और वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 13 है, ठीक है। तो इस तरीके से केंद्र से जीवा की दूरी 5 सेंटीमीटर है और जो त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर है। ये वृत्त की त्रिज्या होती है। नाम देते हैं इसको ओ ए बी, इसको नाम देते हैं एम, ठीक है। तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें जीवा की लंबाई बतानी है। तो आपको हमेशा यहां पर एक बात तो हमेशा याद रखनी होती है कि जब कभी भी केंद्र से और जब इस पर एक लंब गिराया जाता है तो जीवा को वो दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब ए एम बराबर है बी एम, ठीक है। और इसके लिए हम लिखते हैं जब वृत्त के केंद्र से, मतलब वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है और जीवा पे लंब डाला जाता है तो लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए ए एम बराबर है बी एम। अब हम करेंगे अपना सवाल। अब सवाल में हमारे पास दिख रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ओ ए एम में, ओ ए एम में। तो इसमें हमें दिख रहा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में लगता है बोधायन पाइथागोरस प्रमेय, मतलब इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला लगेगा। 90 के सामने होता है कर्ण, कर्ण कितना है हमारा ए ओ है, ए ओ का स्क्वायर, बाकी अन्य दोनों भुजाओं का वर्गों का जोड़, हमारा मतलब ए एम हमारा आधार है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब, लंब क्या है हमारा ओ एम है। हमें ए ओ पता है, ए ओ कितना है हमारा 13 है। ए एम हमें नहीं पता है, ओ एम हमें पता है 5 सेंटीमीटर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, आपको 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए हमेशा। ए एम हमें पता नहीं है, 5 पंजे 25, 5 का स्क्वायर। ए एम को यहीं रखेंगे, 25 को ले आएंगे 169 के पास, माइनस का हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 144 आएगा। ये स्क्वायर यहाँ पर रूट आ जाएगा, रूट बन जाएगा और ए एम की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है ए बी, मतलब जीवा पता नहीं है हमें, तो जीवा के लिए हम क्या करेंगे, जीवा ए बी। अब ए बी को अगर आप ध्यान से देखो, ए बी को अगर आप ध्यान से देखो तो वो ए एम प्लस में बी एम होगा, ए एम प्लस में बी एम। और ए एम की वैल्यू आई है हमारे पास 12, तो बी एम की वैल्यू भी हमारे पास कितनी होगी, क्योंकि ए एम और बी एम बराबर है, ये भी हमारे पास 12 है, तो 12 12 24 हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो जीवा है वो 24 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो हमने जीवा निकाल ली है, लेकिन समकोण को यूज करने से पहले हमें ये लाइन जरूर लिखनी पड़ेगी। हमें ये बताना पड़ेगा कि ए एम और बी एम भी बराबर है, क्योंकि हमने ए एम निकाला, बी एम तो निकाला ही नहीं, इसलिए बी एम को पहले यहाँ पर हमें इक्वल करके दिखाना पड़ेगा और ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, एक वृत्त का चाप केंद्र पर 70 डिग्री कोण आंतरित करता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास वृत्त है, तो हम पहले वृत्त बनाएंगे फिर चाप बनाएंगे। ये हमारा वृत्त हो गया। अब वृत्त का मतलब होता है एक केंद्र भी हमारे पास, चाप, चाप 70 डिग्री का कोण बना रहा है। चाप का मतलब क्या होता है,
मतलब ये होती है हमारी चाप। चाप 70 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब ये हमारा 70 डिग्री का है। इस चाप द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण की माप ज्ञात कीजिए। इस चाप द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर, तो इसी चाप द्वारा, जो ये चाप है, अगर इसी से वृत्त पर कोई कोण बन जाए, जैसा मर्जी बना लो आप, ठीक है। सवाल ने कहा है कि इस चाप द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर, तो वृत्त के किसी भी बिंदु पर हमने एक और कोण बना लिया, तो हमें इस कोण का माप बताना है, हमें इस कोण का माप बताना है, ठीक है। और ये हमें पता है 70 डिग्री का है, पहले ही बोल दिया है कि एक चाप 70 डिग्री का है, और उसी चाप से अगर वृत्त पर कोई कोण बनाया जाए तो उस कोण का माप बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको मान लेते हैं हम एक्स, चाप को मान लेते हैं ए बी ओ, और ये हो जाएगा सी, ठीक है। तो इसको सी मान लिया। तो यहां पर हमारे पास जो दिया है वो है ए ओ बी, हमें 70 का दे रखा है, 70 डिग्री का, जिसका नाम है ए ओ बी। हमें निकालना है ए सी बी। ए सी बी हमने मान लिया एक्स मान। अब इसके लिए भी एक परमेय है, उस परमेय को आपको स्टडी करनी पड़ेगी। बड़ा आसान सा परमेय है और बहुत ज्यादा यूज होने वाला परमेय है ये परमेय दो। तो आपको याद रखना है, जब एक चाप से, मतलब एक चाप से केंद्र पर कोण बना हो और वृत्त पर केंद्र बना हो, तो जो भी ये कोण होगा, मतलब ये अगर x होगा तो ये हमेशा इसका दुगना होगा। समझ में आया? मतलब सेम चाप होनी चाहिए, उससे केंद्र पर कोण बनता है, और उसी चाप से अगर वृत्त पर कोण बनता है तो केंद्र पर बना कोण का आधा होता है वृत्त पर बना कोण। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वृत्त के केंद्र पर किसी चाप द्वारा बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। मतलब केंद्र पर बना कोण हमेशा दुगना होता है वृत्त की परिधि पर, ये परिधि होती है या वृत्त, तो वृत्त की परिधि पर बड़े कोण का दुगना होता है। सपोज दैट कि ये अगर मेरा 100 है तो कंफर्म है कि ये 50 होगा, ये अगर मेरा 120 है तो ये मेरा 60 होगा, हाफ कर देंगे। तो सिर्फ इसी को हम यूज करेंगे। तो यहां पर याद रखना कि ए ओ बी जो है वो ए सी बी का दुगना होता है, मतलब ए सी बी का दुगना होता है। तो यहां पर हम इसी को यूज करने वाले हैं, तो यहां पर हमें लिखना भी पड़ेगा किसी वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक है। तो केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है, या वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एंगल ए ओ बी है वो दुगना है किसका, ए सी बी का, एंगल ए सी बी का। आपको ये जो लाइनें होती है ना, ये लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है। इसके बिना ये आंसर पूरा हो नहीं सकता। अब देखो एओ बी की वैल्यू तो मुझे पता है 70, टू एंगल ए सी बी। अब एंगल ए सी बी को मैं यहीं रखूंगा और 2 को भेज दूंगा 70 के नीचे। अब इसको काटूंगा 2 से तो 35 आ जाएगा। तो फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा एंगल ए सी बी 35, और ये मेरा है आंसर। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, जो छोटी छोटी परमें मैं आपको बता रहा हूं, ये परमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा, किसी वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर है, वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा बनाई गई है, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो चीजें, इस बार हमें व्यास पता है, त्रिज्या नहीं पता। सबसे पहले तो हम बनाएंगे सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल में हमारे पास एक व्यास है और एक जीवा है। जीवा को मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया, इस बार मैंने इसके साथ इसको टच कर दिया, जीवा को मैंने इस बार इसको मैं टच करके बना रहा हूं, मैं टच करके बना दिया। अब ये मेरा केंद्र है, केंद्र से इसके ऊपर मैंने एक लंब खींचा, मैंने लंब इस तरह से खींच लिया। अब देखो जब मैंने इस पे लंब खींचा तो ये जाहिर सी बात है 90 डिग्री का होगा। ये जीवा मेरे पास 24 है, तो इसका मतलब ये आधा हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो कि जीवा इसको समद्विभाजित भी कर रहा है, बराबर भाग में बांट रहा है। तो 12 इधर हो गया, 12 इधर हो गया, ये 12 है। जो जीवा थी हमारी वो 26 थी, तो इसका मतलब जो त्रिज्या होगी वो 13 होगी। मुझे निकालना है इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालनी है। तो इसको मैंने नाम दे दिया ओ, इसको एम दे देते नाम, इसको ए नाम दे देते। अब देखो मेरे पास समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज से अगर मैं निकालू तो 90 के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर, बाकी की दोनों भुजाएं हमारी आधार होती है, आधार मान लेते हैं हम ए एम को, प्लस ये हो जाएगा मेरा ओ एम, ठीक है। जब ये
ओ ए मेरा 13 है तो 13 का स्क्वायर, ए एम मेरा 12 है तो 12 का स्क्वायर, ओ एम मुझे पता नहीं है, ओ एम मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस में ओ एम का स्क्वायर, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 144 ओ एम का स्क्वायर। अब मेरा फाइनल आ जाएगा ओ एम का स्क्वायर इक्वल टू 25। 169 में से 144 को माइनस करेंगे 25 आ जाएगा, ओ एम ही रहेगा, स्क्वायर वहां जाके रूट बन जाएगा, तो ओ एम की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां पे लिख देंगे ट्राइंगल ए ओ एम में। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसके करने से पहले हमको सिर्फ और सिर्फ ये लिखना पड़ेगा कि कोई भी किसी वृत्त में ओ से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वि भाजित करता है, तभी ये 12 हो पाएगा। तो हमें इतना लिखना है, फिर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं और निकल गया हमारा ओ एम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, वृत्त में एक जीवा बनाई गई है, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 9 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, हम चाहे तो इसको दोनों फॉर्मूले से दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई करते हैं एक बारी। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा केंद्र है, इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, वृत्त में एक जीवा बनाई गई है, तो वृत्त में एक जीवा बनाई गई है और वृत्त की त्रिज्या में पता है, तो मैंने जीवा बना दी। ठीक है, और त्रिज्या में पता है, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करनी, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करनी है, और दूरी जो होगी वो 90 डिग्री का कोण बना रही होगी, ये बात याद रखना, ये इस पे लंब है। ठीक है, और ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, ये ए बी है, और हमें ए बी ही बताना है, ए बी बताना है, ये ओ है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर सिर्फ हमें पता है, और इसने ये कहा है कि जीवा की मतलब केंद्र से जीवा की दूरी 9 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से जीवा की दूरी 9 सेंटीमीटर ये भी पता है, तो सिंपल हो गया, हमें सिर्फ ए भी बताना है, तो इसको हम मान लेते हैं एम। ठीक है, तो ये आधा हो जाएगा, ये भी आप याद रखना, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बराबर भागों में बांटता है, तो इसीलिए ए एम बराबर है बी एम। ठीक है, तो ए एम बराबर बी एम हो गया। अब हमें ए एम निकालना है, तो ए एम निकालने के लिए मैं सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकता हूं पाइथागोरस का। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए ओ एम में, ठीक है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है हमारा, तो कर्ण ए का स्क्वायर, बाकी दोनों भुजाएं हैं ओ एम और ए एम, तो ओ एम का स्क्वायर प्लस में ए एम का स्क्वायर, तो ओ एम की वैल्यू मुझे पता है 15 है, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ओ एम की वैल्यू मुझे पता है 9 है, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और ए एम की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, याद रहना चाहिए, 9 का स्क्वायर होता है 81, ए एम का स्क्वायर 81 को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो 225 में से 81 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 144, 225 में से 81 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 144, और ये आ जाएगा मेरा ए एम स्क्वायर। अब ए एम की वैल्यू मुझे निकालनी हो तो स्क्वायर यहाँ आके रूट चढ़ जाएगा 144 के ऊपर, और रूट से बाहर क्या आएगा 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो हमने ए एम निकाल लिया। उसने पूछा है हमसे जीवा बनाई गई है, तो जीवा की लंबाई बताइए, तो जीवा की लंबाई हो जाएगी हमारी ए बी। अगर मेरा ए एम 12 है, ठीक है, तो बी एम भी 12 होगा, और ए बी बताने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ए एम प्लस में बी एम कर दूंगा, मतलब ए एम और बी एम को जोड़ के मैं ए बी निकाल लूंगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस में 12 इक्वल टू 144, दिस इज द आंसर। ठीक है, इसको हम उस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 2 रूट में आर स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास आर स्क्वायर भी पता है, मुझे पास डी स्क्वायर ही पता है। देखो ए बी का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास 2 रूट में आर स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ए बी निकालने का, जीवा निकालने का फॉर्मूला ये, तो जीवा निकालने का ये 2 रूट में आर स्क्वायर कितना है मेरे पास, आर स्क्वायर 15 है, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, माइनस में डी का स्क्वायर हो जाएगा 81, अब 2 2
अब इसको इसमें से माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा 144, रूट में से बाहर निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा 12 और ये मेरा आ जाएगा 24। ठीक है, तो दो मेथड से हम निकाल सकते हैं, या तो आप ऐसे निकाल लो या फिर आप डायरेक्ट इससे निकाल लो। ये ए बी निकालने का, जीवा निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। कब? जब हमें इसकी दूरी पता हो। ठीक है, डन। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आता है, सिद्ध कीजिए कि किसी जीवा का लंब समद्विभाजक वृत्त से होकर जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आई थिंक 5.3 या 5.4 में। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि किसी जीवा का लंब समद्विभाजक, मतलब कोई वृत्त है हमारे पास, ध्यान देना। क्या करेंगे हम? वृत्त है, तो कोई जीवा है हमारे पास। अब जीवा बना ली, अब इसका कोई लंब समद्विभाजक है। ठीक है, अब इसमें केंद्र नहीं है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन आई है वो किसी मतलब केंद्र से आई है। ठीक है, ये जो लाइन हमने लंब डाला है जीवा के ऊपर, ये केंद्र से होकर जाती है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम देखो क्या करते हैं, अब इसमें दिमाग लगाना है। अगर मैं सीधा केंद्र से दो त्रिज्याएं खींच दूं, ध्यान देना, अब ये जो लंब समद्विभाजक है ये हमें पता है कि ये 90 का है पहले से ही। अगर मैं इस त्रिभुज में जो मैंने केंद्र से बनाया, ध्यान देना, केंद्र से अगर मैंने कोई त्रिभुज बनाया है और मैं केंद्र से प्रूफ कर दूं कि ये लंब है, तो इसका मतलब ये लंब पूरा का पूरा केंद्र से होकर जा रही है। यहां से तो ये लंब है ही, मैं यहां से प्रूफ करता हूं कि ये केंद्र से लंब है। अगर एक केंद्र से लंब हो गया तो इसका मतलब ये लाइन केंद्र से ही निकली है, क्योंकि मैं इस त्रिभुज में काम करूंगा और केंद्र से इसको प्रूफ करूंगा कि ये लंब है। लंब प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा वो आपको सवाल के एंड में बताऊंगा। तो ये O है, ये A है, ये B है। ठीक है, तो ध्यान देना, मुझे सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री का ही है इस त्रिभुज में। अगर इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री का प्रूफ हो गया तो इसका मतलब ये कि ये केंद्र से जा रही है, क्योंकि त्रिज्या केंद्र से ही बनती है। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं M। तो OMA में, तो त्रिभुज OMA तथा OMB में, त्रिभुज OMB में। ठीक है, तो इन दो त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। सर्वांगसम करने के लिए OA बराबर है OB, ये हो जाएगी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। दूसरा OM इसमें भी है, OM इसमें भी है, इसको कहते हैं उभयनिष्ठ। अगर त्रिज्या बराबर है, ठीक है, अगर OA और OB बराबर है, जाहिर सी बात है त्रिज्या दोनों बराबर होंगी, तो एंगल ये वाला और एंगल ये वाला दोनों बराबर होंगे। एंगल एक बराबर है एंगल दो, इसको बोलते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण। समान भुजा के सम्मुख कोण लिख लेना आप यहाँ पे, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो इन दोनों भुजा के सामने के कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तीसरी चीज मेरे को नहीं मिल रही थी इसलिए मैंने ढूंढ ली। ठीक है, पहले इसको लिख लेना, तो एंगल एक बराबर है एंगल दो, यहां पर लिख देंगे समान भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है, तीन चीजें मिल गई, तो ट्रायंगल OMA सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल OMB के। ठीक है, अब ध्यान देना क्या करने वाला हूं मैं, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, किससे बराबर हो गए? साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो ये दोनों सर्वांगसम हो गए। अगर ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो एंगल ये वाला, इसको नाम दे देता हूं मैं फिलहाल के लिए एंगल 3, और इसको नाम दे देता हूं एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर हो जाएंगे। इसको क्यों बराबर होंगे? सीपी से जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो उसके सभी भाग बराबर होते हैं, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गए। ठीक है, और एंगल 3 और एंगल 4 हमें पहले से ही पता है कि एंगल 3 जो है वो 90 का है और एंगल 4 भी हमारा 90 का है, क्योंकि सवाल ने पहले ही कहा था कि वो लंब समद्विभाजक हमने बनाया था। ठीक है, तो ये ऑलरेडी 90 का है। ठीक है, ये हमें दिया है, पहले इस सवाल ने बोल रखा था। तो इसका मतलब जब एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है तो एंगल 3 प्लस में एंगल 4 जो होगा वो हमारा हो जाएगा 90 प्लस में 90 इक्वल टू 180।
मतलब ये पूरा का पूरा कोण 180 है। और 180 मैंने प्रूफ किससे किया, मैंने इस ट्रायंगल में प्रूफ किया है कि ये पूरी एक लाइन है, पूरी एक लाइन है और ये दोनों इस पे लंबसमद्वि भाजक है। 90 डिग्री का ऑलरेडी था, हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये 180 का है, कंफर्म हो गया। अगर ये 180 का है तो और ये इसमें से मतलब सर्कल से यहां पर जब आएगी ये 90 बनाएगा तो ये लंब हो गया, तो इससे ये जाहिर होता है कि ये लंब है और इस त्रिभुज में बने हैं। तो और ये त्रिभुज इस केंद्र से आया है, तो इसका मतलब ये कि ये जो रेखा ऊपर से आई है ये इस केंद्र से ही होते हुए जाती है। डाला गया लंब केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, कंफ्यूजन तुम्हें लग रही होगी क्योंकि परमे प्रूफ करे हैं, ये परमे इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। अब हम करेंगे नेक्स्ट देखेंगे हम, किसी वृत्त का व्यास AB है, वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु C स्थित है, ACB की माप क्या है, आपने तर्क की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं पहले चित्र बना के कैसा बनता है, फिर हम व्याख्या करेंगे। ये हमारा एक वृत्त है जिसके अंदर व्यास AB है, ये हमारा व्यास है। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं सेंटर पॉइंट है, व्यास हो गया। वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु C स्थित है, मान लेते हैं C इधर है, कहीं भी मान लो। ठीक है, तो ACB, ये A और B है हमारा, व्यास AB है। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो यहां पर आपको, अब यहां पर भी ये भी एक परमे की बात कर रहा है, ये भी एक थ्योरम है बच्चे। इस थ्योरम के लिए आपको देखना पड़ेगा ये। अब देखो, आपको याद रखना है वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर आंतरिक कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। अगर व्यास से इस पर कोई भी मतलब परिधि पर कोई कोण बनेगा तो 90 का होगा। अब तुम सोच रहे हो कि यहां बन रहा है, अगर मैं यहां बना दूं तो ये भी 90 का होगा, अगर मैं यहां बना दूं तो ये भी 90 का होगा। लेकिन याद रखना ये इस पर व्यास है, पिछली बार जीवा थी, जीवा के सारे भी कोण बराबर होते थे। व्यास जब होगा, व्यास से हमेशा 90 का बनेगा, ये 90 का है, सपोज दैट कि ऐसा बन गया तो ये भी 90 का बनेगा बच्चे। ठीक है, तो ये परमे है, इसको भी आपको याद रखना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसी परमे को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो आपको इस परमे को याद रखना है, वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर बड़ा कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का होगा, एंगल ACB 90 का होगा। कुछ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ये लाइन लिखनी है, यही लाइन आपका आंसर है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं कर रही चैप्टर वाले, आपको इस चैप्टर की मदद से आपको जो परमे होती है सर्कल की वो याद करवाई जा रही है। ठीक है, और ये एक अच्छा मेथड है याद करवाने का, क्योंकि पहले जब हम इस चीजों को पढ़ाते थे तो बच्चों को याद करवाना मुश्किल होता था, क्योंकि सवाल करवाते थे कुछ और, फिर उसको हम अलग से फॉर्मूले बताते थे इस तरह के, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे। इस बार इसने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 6 डाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये सॉल्व करना है, तो हमें ये लाइन याद होनी चाहिए, बाकी कुछ इसने डाला ही नहीं। अब आगे हो सकता है कि इसकी मदद से हम और क्वेश्चन सॉल्व करें, ये याद रखना आगे मदद करेगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जो एक वृत्त के अंदर बनाया गया है। ठीक है भाई, मतलब ये हमारा वृत्त है और वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज है, जैसा भी बना लेते हैं हम। ये एक चक्रीय चतुर्भुज, नाम है इसका ABCD। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज की चारों शीर्ष मतलब चारों कोण वृत्त पर स्थित होते हैं, 1 2 3 4, मतलब अगर 3 कोण भी वृत्त पर हो, 3 कोण वृत्त पर और चौथा ना हो तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, चारों कोण वृत्त पर होने चाहिए। और यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो 180 डिग्री है तो वह चक्रीय चतुर्भुज है। मतलब ये कि इनके आमने सामने के कोण मतलब एंगल A और एंगल C हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल A और एंगल C, इसके सामने का कोण B और D भी 180 डिग्री का होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज में
आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, याद रखना है आपको। वापिस आते हैं हम यहाँ पे, तो बन गया हमारे पास। अब हमारे पास एंगल ए पता है भाई, एंगल ए कितना है मेरे पास 75 है, ठीक है। और एंगल सी की माप कितनी होगी, तो एंगल सी बताना है हमें, नहीं पता हमें, ठीक है। यदि एंगल बी 110 है, एंगल बी पता है 110, तो एंगल डी का माप कितना होगा, नहीं पता हमें। तो यहां पर ध्यान दो, ए के सामने सी है, पहले लिख देते हैं ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल सी को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 आएगा। अब ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, तो एंगल ए हमें पता है कितना है 75 है, तो एंगल ए की जगह 75 रखेंगे, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी को यहीं रखेंगे, 180 माइनस में 75, तो एंगल सी मेरा आ जाएगा 105 डिग्री का, ठीक है। सेम एंगल बी और एंगल डी को जोड़ने पे भी आएगा 180, एंगल बी है मेरा 110, 180, एंगल डी का मान हो जाएगा 180 माइनस में 110, फाइनल मेरा आंसर क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू, एंगल डी इक्वल टू 180 में से 110 जाएगा तो आ जाएगा 70, ठीक है। एंगल बी, एंगल सी आया मेरा 105 और एंगल डी आया मेरा 70 डिग्री का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल सी इक्वल टू 105 डिग्री और एंगल डी इक्वल टू 70 डिग्री। दिस इज द आंसर। तो हमें सी और डी निकालना था, निकाल लिया। तो आपको पर में याद होंगी तो सवाल इजी है, पर में याद नहीं होंगी तो सवाल आपको करने में थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम एट्थ में क्या आता है, चतुर्भुज पी क्यू आर एक वृत्त के अंतर्गत बनाया गया है। चतुर्भुज है, वृत्त के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी चक्रीय चतुर्भुज है भाई हमारे पास। ये हमारा वृत्त है, वृत्त के अंदर इस बार पी क्यू आर एस है, तो पी रफ बनाना होता है, हमें चित्र रफ बनाना होता है, तो आपको रफ में बना के दिखाना है पी क्यू आर एस। अब की बार क्या है, पी पता है हमें, देखो पी क्या है मेरा, पी है मेरा 2x प्लस 10 डिग्री और आर है मेरे पास 3x माइनस का 20 डिग्री, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे p का मान है 2x प्लस 10 डिग्री और r का मान है 3x माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो p और r का माप ज्ञात कीजिए, हमें p और r की पूरी परफेक्ट वैल्यू बतानी है नंबर में, ठीक है। क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे p के सामने है r, दिख गया, तो मतलब क्या हुआ कि एंगल P जमा में एंगल Q हमेशा 180 डिग्री का होगा। क्या लिखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल P की वैल्यू पता है, ध्यान दो एंगल P की वैल्यू पता है, तो एंगल P की जगह पे रख दो 2x प्लस में 10 डिग्री प्लस एंगल Q, ये एंगल R है, ध्यान दो एंगल P जमा में एंगल R, तो आमने सामने PR है, तो एंगल R की वैल्यू मेरे पास 3x माइनस में 20 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x और 3x हो जाएंगे 5x, ऐड हो रहा है, 20 में से 10 माइनस होगा तो माइनस का 10 आएगा क्योंकि बड़ा माइनस का है, 180, 10 को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना 190। अब x को ये रखेंगे और 5 को नीचे लेके जाएंगे, 5 से काटेंगे तो 5 या 15, 4 गया 5 अट्ठे 40, तो x का मान आ गया मेरे पास 38। अब फाइनल मेरा आंसर क्या होगा, तो अब मेरे पास x का मान आ गया। देखो p क्या है मेरे पास, p है एंगल p है मेरा 2x प्लस का 10। अब x का मान अगर मैं यहां पुट कर दूंगा तो मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी, कितना आया मेरे पास 38 आया है, 30, x का मान कितना आया है 38 प्लस में 10। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा
76 आ जाएगा प्लस में 10 जो कि हो जाएगा 86। तो P का मान तो आ गया भाई मेरे पास। अब निकालूंगा मैं R का मान। R कितना है मेरा? R है 3x माइनस का 20। अब 3x का मान मैं पुट कर दूंगा 38 आया है। ठीक है, मान इसको x की वैल्यू पुट करनी है बस हमें। इसको 3 से इंटू करेंगे, 3 अट्ठे 24 हासिल गया। 2 3 किया 9 2 11 माइनस का 20 एंगल R है ये। अब एंगल R की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 114 में से मैं 20 को माइनस करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 94। तो R की वैल्यू मेरे पास 94 आ गई। अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है तो एंगल P और एंगल R को जोड़ोगे, एंगल P मेरा 86 है और एंगल R मेरे पास 94 है, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180। ठीक है, तो P और R को जोड़ने पर 180 ही आना चाहिए। तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम। फाइनल हमारा आंसर P और R की वैल्यू आ चुकी है 86 और 94। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा की वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा के वृत्त के केंद्र से, तो हमारे पास सबसे पहले तो एक वृत्त है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा की वृत्त के केंद्र से, तो जीवा की लंबाई पता है भाई हमें, 16 सेंटीमीटर जीवा है। ठीक है, ये हमारी जीवा है जो कितनी है 16 सेंटीमीटर जीवा है। ठीक है, और ये हमारा केंद्र है। केंद्र से दूरी भी पता है हमें, याद रखना 90 डिग्री का होगा ये हमेशा। जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्या ज्ञात करनी है भाई। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, मतलब आर ज्ञात करनी है। नाम दिए थे इसको ओ ए बी। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं, इसको नाम देते हैं एम। ये एम है हमारा। तो ओ एम जो है वो लंब है ए बी के ऊपर। अब तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। लंब है तो इसका मतलब ए एम बराबर है एम पी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। एम बी, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। ठीक है, तो फिलहाल अब हम सॉल्यूशन करेंगे, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो त्रिभुज ओ ए एम में, तो समकोण त्रिभुज है, लिखना पड़ेगा हमें समकोण त्रिभुज ओ ए एम में। ठीक है, 90 के सामने वाला, 90 इधर है, 90 के सामने ओ ए है हमारा, ओ ए का स्क्वायर, अन्य दो भुजाएं ओ एम और ए एम दोनों का स्क्वायर होगा। ओ ए की वैल्यू है मेरे पास नहीं पता, हमें त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ओ एम पता है मेरे पास, ओ एम कितना है 6 है। और ए एम कितना है, ए एम हो जाएगा मेरा 8, क्योंकि ये पूरा 16 है, आधा आधा हो गया, तो ये मेरा 8 है। ए एम 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस में 64, दोनों को ऐड करेंगे तो 100। इधर आर स्क्वायर है, आर को यहीं रखेंगे, ये चला जाएगा रूट में, रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 10। तो त्रिज्या कितनी आई हमारी त्रिज्या आ गई 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट कहता है एक चक्रीय चतुर्भुज की भुजाएं 5 5 12 12 इकाइयां है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पर एंगल की बात नहीं कर रहा भाई, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो भुजाएं हमारे पास 1 2 3 और ये 4 भुजाएं हैं। अब यहां पर ध्यान देना है आपको कि 5 5 12 12, तो मैं 5 इसको लिख देता हूं, 5 इसको लिख देता हूं, 12 इसको लिख देता हूं, 12 इसको लिख देता हूं। ठीक है, समझ में आ गया? 5 5 12 12। सोचो अगर बीच में केंद्र है और ये दोनों के दोनों मैंने लाइनें मिला दी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये व्यास हो गया, ए बी सी डी। ध्यान देना यहाँ पे ए बी ए सी जो है मेरा व्यास है, ए सी व्यास है। मैंने एक बात बताई थी, अगर व्यास से वृत्त के परिधि पर कोण बनता है तो 90 डिग्री का होगा। याद है,
व्यास से अगर वृत्त की परिधि पर कोण बनता है तो वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, याद आया, बताया था मैंने आपको ये क्या था। याद आया, बताया था मैंने आपको, वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर व्यास से कोई कोण बनेगा 90 डिग्री का होगा तो वो 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब 90 डिग्री का है। इसी व्यास से इस परिधि पर भी तो बन रहा है, नीचे की तरफ से भी 90 डिग्री का है, तो ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। और दोनों समकोण की खास बात क्या है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपने 7वीं और 8वीं में पढ़ा है, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, याद करो। ठीक है, अभी तक हमने इसका यूज नहीं किया था, गुणा में ऊंचाई, याद करो। अभी तक हमने इस फॉर्मूले का यूज नहीं किया था क्योंकि हमसे अभी तक क्षेत्रफल का बात करी नहीं इस सवाल में, तो पहली बार इसने क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैं पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, तो इसका भी सेम होगा क्योंकि दोनों दोनों सेम त्रिभुज है। ठीक है, या फिर मैं दोनों का अलग अलग निकाल लूंगा, आंसर सेम ही आएंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2। आधार क्या होता है, देखो जब भी कोई समकोण त्रिभुज होता है, याद रखना समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ये होता है आधार और ये होता है ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे 90 के सामने वाला ये कर्ण है, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक आधार है और एक ऊंचाई है। हम इसको मान लेते हैं आधार, इसको मान लेते हैं ऊंचाई, एक ही बात है। तो आधार मेरा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई मेरी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, काट दूंगा 6, तो ये आ जाएगा मेरा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं सेम नीचे वाला भी सेम ही है, निकाल के दिखा देता हूं। ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल 1/2, इसका भी आधार मान लेता हूं 5 है, ऊंचाई मान लेता हूं 12 है, तो 5 गुणा में 12 कट गया, ये आ जाएगा मेरा 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना है चक्रीय चतुर्भुज, मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज एबीसीडी है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर त्रिभुज ऊपर त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज को जोड़ दूंगा तो पूरा चतुर्भुज बन जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आया 30 सेंटीमीटर, इसका भी आया 30 सेंटीमीटर, तो ये फाइनल मेरा हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज लेकिन हमें बतानी पड़ेगी, त्रिभुज ए कोण ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि ए सी व्यास है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ए सी व्यास है। ठीक है, लिख दिया, तो एबीसी 90 डिग्री का होगा, तो यहां पर लिखना पड़ेगा, तो यहां पर लिखना पड़ेगा व्यास से वृत्त की परिधि पर, मतलब व्यास से वृत्त की परिधि पर बड़ा कोण 90 डिग्री का होता है। जब आप इस 90 डिग्री को लिखते हो तब जाके ये समकोण त्रिभुज बनता है, और तब जाके ही हम समकोण त्रिभुज के अंदर उसका क्षेत्रफल निकाल पाते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री का बताने के बाद ही हम इसको कर सकते हैं, अदरवाइज हमें कोई दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। सर्वांगसम मेथड से भी कर सकते हैं हम इसको, तो सर्वांगसम मेथड ना लगा के हमने क्या लगा दिया, व्यास से बना परिधि पर बना कोण, व्यास से परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। सिंपल लगा ये सवाल। ठीक है, तो 10 तक हमने कर लिए हैं, अब आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने, उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट पे जा सकते हैं, जहां पर आपको 11 से लेके 24 तक के क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू।